Hello students, now I am going to deal with the new subtopic, that is transportation. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? डाइजेशन देखा था और रेस्पिरेशन देखा था। डाइजेशन में क्या हुआ था? जो फूड हमने खाया था, डाइजेस्ट होने के बाद उससे न्यूट्रिएंट रिलीज हुए थे और वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ था हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद अब एब्जॉर्ब होने के बाद उन न्यूट्रिएंट्स को क्या होता है, बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना जरूरी होता है टू सस्टेन लाइफ, to perform all the functions, metabolic functions required to sustain the life, as well as हमने respiration में देखा था we are inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. So ये जो भी हम inhale कर रही हैं, exhale कर रहे हैं, inhale कर रहे हैं ऑक्सीजन तो सारे सेल्स तक पहुंचना है, exhale कार्बन डाइऑक्साइड जो सारे टिश्यू से निकल रहा है सेल से, उसको एक्सेल खो के बॉडी के बाहर जाना है। तो इसके लिए क्या होता है, इसकी ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस इन विच द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटीरियल्स टेक प्लेस, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ द यूजफुल गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस। ओके, तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस in which ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ absorbed nutrients, transport of absorbed nutrients and gases takes place. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मतलब यूजफुल गैसेस का भी ट्रांसपोर्ट होगा, जैसे ऑक्सीजन का, और वेस्ट मटेरियल, वेस्ट गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरे वेस्ट मटेरियल का भी ट्रांसपोर्ट होता है जो कि किडनी में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन इट अकर्स बोथ इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन दोनों में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होगा और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस बोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, तो इनमें भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर, बट एज वी नो दैट दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो व्हाट हैपन्स, देयर एंटायर बॉडी इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, सो पूरा जो उनकी बॉडी में जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होगा ना, इट टेक्स प्लेस विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, सो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हेयर इन दिस केस यूनिसेलुलर है और बॉडी का पूरा सरफेस जो है, पूरी बॉडी है, इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट। तो हेयर इन दिस केस एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस अकर with the help of the process diffusion। पूरे सरफेस से डिफ्यूजन के प्रोसेस से exchange of material will occur and it depends on the diffusion, it depends on the concentration gradient। ठीक है ना, मान लो ये अमीबा का सेल है, ये एक अमीबा है। ठीक है, दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। अब इसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इनसाइड द बॉडी। तो व्हाट हैपेंस, पोटेंशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म हो जाएगा एंड ऑक्सीजन विल स्टार्ट मूव फ्रॉम आउटसाइड टू द सेल टू द अमीबा बॉडी। ठीक है, सो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस अकर विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब
इनके अंदर सब्सटेंसेस तो आ गए, इसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स भी एक्सचेंज होंगे, बाहर से अंदर आएंगे। इसके बाद पूरी बॉडी में, पूरे एंटायर सेल में कैसे ये ऑक्सीजन या कैसे न्यूट्रिएंट्स पहुंचेगा, विद द हेल्प ऑफ द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइक्लोसिस। सो डिस्ट्रीब्यूशन, ये अंदर तो आ गया सब्सटेंस, ऑक्सीजन अंदर आ गया, ये न्यूट्रिएंट आ गया, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द सेल कैसे होगा? सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर विद द हेल्प ऑफ साइक्लोसिस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर्स with the help of the process cyclosis or the cytoplasmic streaming। साइटोप्लाज्म इनका क्या होता है, इस तरीके से रोटेट करता रहता है, ठीक है। सो this occurs in the case of unicellular organism। in case of multicellular organism, multicellular organisms क्या होता है? it may be plants, may be animals, multicellular organisms, they may be animals और they may be plants। तो इनमें क्या होता है? there are special tissues and organs are present, ठीक है। specialized tissues and organs are present for the transportation। in case of multicellular organism क्या होगा? specialized tissues and organs are present, ठीक है, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, राइट। अब एनिमल के केस में क्या होता है? एनिमल्स के केस में दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो एनिमल के केस में ट्रांसपोर्टेशन होता है, इट कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो एनिमल्स के केस में transportation of the material constitute a system which is known as circulatory system। So two types of the transportation is found in animal। in case of animal, two types of the transportation is present। कौन कौन से दो तरीके के होते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। circulation of the material, transport of the material, which is also known as the circulation of the material throughout the body, so that's why they are known as the circulatory system। तो दो तरीके का सर्कुलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वेसल्स नहीं होते जिनके थ्रू की सब्सटेंसेस का सर्कुलेशन हो, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई वेसल नहीं होगा, ठीक है, नो वेसल्स। वेसल्स क्या होते हैं अभी हम डिटेल में जब हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स देखेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? वेसल नहीं होता है। वेसल तो ब्लड कैसे फ्लो होगा? तो ब्लड फ्लोज फ्रीली थ्रू द कैविटीज ऑफ द बॉडी, ठीक है। ब्लड कैसे फ्लो होगा? इट फ्लो फ्रीली थ्रू द कैविटीज ऑफ द बॉडी। फ्रीली कैविटीज ऑफ द बॉडी। अब किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट जो है इट प्लेज द रोल ऑफ अ पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। हार्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्कुलेटरी सिस्टम एज अ पंपिंग ऑर्गन। तो यहाँ पे भी क्या होगा? हार्ट से ब्लड पंप होगा और डायरेक्टली इट विल पोर inside the body in the different organs, ठीक है, because there is no particular vessel present through which the blood flows, ठीक है। But in case of closed circulatory system, what happens? Blood flows through vessels inside the body. Here vessels present होते हैं and
blood flows through the vessels inside the बॉडी. ठीक है, वेसल्स मैंने कहा, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे. नाउ प्लांट के केस में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ द टू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज which are also known as complex tissues, that is xylem and phloem. प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन में जो दो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज रोल प्ले करते हैं वो होते हैं जाइलम और फ्लोएम. जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स, ओके, एंड आयंस, whereas phloem helps in the translocation of the food. जाइलम जो होता है एक अपवर्ड मूवमेंट में ही, अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूवमेंट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को, वाटर को अब्सॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स एंड इट सेंड्स टू द टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, लेकिन फ्लोएम क्या करता है, जो फूड लीफ के थ्रू, लीव्स में जो फूड बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फ्लोएम जो है उन फूड को प्लांट के अपवर्ड पार्ट में भी ट्रांसलोकेट करेगा, लोअर पार्ट में भी ट्रांसलोकेट करेगा. लीफ मतलब जिस लीफ में फूड फॉर्म हो रहा है उससे अपवर्ड डायरेक्शन में भी फूड को ट्रांसलोकेट करेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा. तो इस तरीके से प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ जाइलम बेसिकली, एंड ट्रांसलोकेशन इज द फूड, जो कि हम अलग पढ़ेंगे. तो बेसिकली वी नीड टू डिस्कस विद द transportation of water, that is which occurs with the help of xylem. Now let's see the transport in human beings. हमें जो पढ़ना है that is the transport in human beings. ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग में किस तरीके का ट्रांसपोर्ट होगा, किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा. ह्यूमन बीइंग्स में प्रॉपर वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें किस तरीके का सिस्टम होगा, क्लोज वैस्कुलर सिस्टम. ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, दे आर प्रेजेंट इन लोअर एनिमल्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स, लाइक दे आर प्रेजेंट इन मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स. तो यू कैन राइट इट दिस, दे आर प्रेजेंट इन मोलस्क्स, arthropods, whereas closed circulatory system is present in annelids, human beings, vertebrates. annelids में होते हैं, vertebrates में होते हैं, मीन्स human beings में भी closed circulatory system present होता है. ठीक है, now जो ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन के केस में, अब ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, जो ह्यूमन हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो रिलीज हो रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, उसका अब्जॉर्प्शन होता है, फिर उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के सारे सेल्स में हमें सेंड करना होता है ना. उसके अलावा हम जो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं इनहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू, जिसको हर एक सेल तक पहुंचाना होता है, या मैंने बताया कि जैसे टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट बायोकेमिकल मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो उन कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना है. या कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, जिनको कि जो किडनी तक जा रहे हैं या लीवर तक जा रहे हैं, फिर उनको बॉडी से बाहर निकालना है. तो दे नीड अ मीडियम फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन. हर एक सब्सटेंस को एक मीडियम की जरूरत होती है. तो ह्यूमंस के केस में व्हाट आर दोज मीडियम? In case of humans or in case of other animals also, the blood is the main medium, which is also known as fluid connective tissue. Blood is a type of fluid connective tissue which serves as the medium for the transportation of the substance. तो ब्लड क्या होता है? इट सर्व्स एज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सबस्टेंसेस.
इसके अलावा there is another medium present, that is lymph. They also helps in the transportation. ठीक है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, इट इज मेनली मेड अप ऑफ human circulatory system. It is mainly made up of two parts: human circulatory system. It is made up of two parts: blood vascular system and lymphatic system. ठीक है, किससे किससे बने हुए होगा? ब्लड vascular system and lymphatic सिस्टम. ठीक है, और मैंने बताया था कि ये तो ठीक है, दे प्रोवाइड्स द मीडियम, दे सर्व्स द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस. लेकिन इनके ट्रांसपोर्टेशन में हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज हार्ट. तो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग्स में देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन which plays very important role or the key role, and that is the heart. Heart serves as the pumping organ to pump the blood to the different parts of the body. So now let's see the blood vascular system in detail. Blood vascular system. Blood vascular system जो होता है, it is mainly made up of three parts. It consists of three parts: blood vessels and heart. ठीक है, blood vascular system के तीन मेन पार्ट होते हैं: blood vessels and heart. blood हो गया, blood vessels हो गए and heart. ठीक है, अब पहले हम जो है ब्लड को डिटेल में देखेंगे, फिर ब्लड वेसल्स और उसके बाद हार्ट देखेंगे. ठीक है, तो जो ब्लड होता है, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विच इज ऑल्सो नोन एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड इज अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, अब ब्लड जो है, इट इज made up of two main component, plasma and blood corpuscles. एक healthy human being में the amount of blood is about 5.5 to 6 liter. ठीक है, जो the amount of blood in a healthy human is about 5.5 to 6 liter. ठीक है, अब ये जो blood है, it is mainly consist of two parts. Two parts, plasma and blood corpuscles. ठीक है, प्लाज्मा जो होता है, इट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड. ठीक है, प्लाज्मा जो है, इट इज द लिक्विड और द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड. और ब्लड में अराउंड 55% part of the blood is constituted by plasma, and the rest of the 45% part of the blood is constituted by blood corpuscles. Right? अब ये जो प्लाज्मा है, it is the fluid part or the liquid part of the blood, and इसमें भी अगर प्लाज्मा का भी composition आप देखो, तो प्लाज्मा is made up of प्लाज्मा जो है, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड प्रोटीन्स. तो जो वाटर है, अराउंड 92% पार्ट तो प्लाज्मा का क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ वाटर, एंड अराउंड 7 to 8% पार्ट ऑफ द प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, आपने सीरम सुना होगा. सीरम, व्हाट इज सीरम? Serum is basically plasma devoid of fibrinogen. Fibrinogen is a protein
प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, हम इसको अभी देखेंगे, ब्लड क्लॉटिंग को देखेंगे, ब्लड क्लॉटिंग कैसा होता है, कैसे होता है। तो फाइब्रिनोजन क्या होता है? इट इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रिनोजन निकाल देंगे तो इट विल फॉर्म सीरम। तो व्हाट इज सीरम? सीरम इज बेसिकली इट इज प्लाज्मा डिवॉइड ऑफ फाइब्रिनोजन। तो प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन आप कर दो तो इससे आप समझ जाओगे कि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दें तो क्या बनेगा? सीरम बनेगा, राइट। अब आ जाते हैं ब्लड कॉर्पसल्स पे। ब्लड कॉर्पसल्स जो है 45% पार्ट जो है ब्लड का बनाता है, एंड इट इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द ब्लड कॉर्पसल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। दीज आर रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स, राइट। तो फर्स्ट इज RBC और रेड ब्लड कॉर्पसल्स, सेकेंड इज WBC और white blood corpuscles also known as leukocytes, and the third part is the platelets, blood platelets। ठीक है, तो 3 पार्ट होता है ब्लड कॉर्पसल्स, 3 तरीके के होते हैं, RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट। RBC को हम देखते हैं, RBC कैसा होता है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स दे आर जनरली बाइकॉन्केव और डिस्क लाइक इन स्ट्रक्चर। दे आर जनरली बाइकॉन्केव और द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीनों ऑर्गेनेल्स जो है इसमें एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट। अगर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को हम देखें तो in a healthy human being the RBC count is approximately, it ranges between 5 to 5.5 millions per millimeter cube of blood। ठीक है, this is the range which occurs in the male। in case of female it is slightly lesser। females में it ranges from 4.5 to 5 million per cubic millimeter of blood। ठीक है, so this is known as the RBC count। so RBC count क्या होता है? in case of RBC count क्या होता है? number of red blood corpuscles present in per millimeter of blood, in 1 millimeter of blood। ठीक है, 1 millimeter cube of blood। तो in case of male, in case of females, मेल्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है, स्लाइटली मोर। इट रेंजेस फ्रॉम 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ मिलियन मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, जबकि फीमेल्स में इट रेंजेस फ्रॉम 4.5 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, अब आरबीसी में जो एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, आरबीसी जो है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, दे आर रेड इन कलर। व्हाई दे आर रेड इन कलर? दे आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट, एंड दैट पिगमेंट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। तो आरबीसीज में क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट एंड विच इज मेड अप ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन होता है और हीम पिगमेंट प्रेजेंट होता है। दिस हीम पिगमेंट इज ड्यू टू द फेरस आयन। ठीक है, फेरस आयन के चलते ये जो है रेड कलर होता है। तो अब हीमोग्लोबिन का काउंट भी जो है ना मेल और फीमेल में वेरी करता है, बट इट रेंजेस फ्रॉम 12 to 16 इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, 12 आप समझ जाओ, 12 to 14 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड इज फाउंड इन द फीमेल्स, एंड मेल्स में 14 ± 2 ग्राम्स। तो हम इसका काउंट भी देखते हैं, हीमोग्लोबिन काउंट इन केस ऑफ मेल्स एंड इन केस ऑफ फीमेल्स।
मेल्स में कितना होता है, इट रेंजेस फ्रॉम 14.5 प्लस माइनस 2, मतलब 16.5 तक भी जा सकता है, किसी किसी में 14 से कम भी होता है किन्हीं मेल्स में, पर एवरेज इज 14.5 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज द हीमोग्लोबिन काउंट इन केस ऑफ मेल्स। इन केस ऑफ फीमेल्स इट इज 12 प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2 का मतलब कोई हेल्दी फीमेल है उसमें 12 प्लस 2 मतलब 14 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन भी हो सकता है, या फिर कुछ फीमेल्स में जो होता है इट इज लेस देन 12 10 होता है। जो प्रेग्नेंट, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज वुमन होती हैं, लेडीज होती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन जनरली थोड़ा सा हीमोग्लोबिन काउंट कम हो जाता है। तो इट इज 12 प्लस माइनस 2 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। लाइफ स्पान की बात करें, आरबीसी का लाइफ स्पान इट इज अराउंड, इट इज 120 डेज। ठीक है, व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी? आरबीसीज का जो लाइफ स्पान है इट इज 120 डेज। ठीक है, द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज इज 120 डेज। ठीक है, तो ये हो गया आरबीसी। ब्लड के द प्रोसेस बाय विच द ब्लड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इट इज नोन एज हीमोपोएसिस। तो ब्लड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज हीमोपोएसिस। हीम से आपको समझ में आ रहा है, हीमोपोएसिस। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट हम देखते हैं WBC। WBC दे आर ऑल्सो नोन एज द सोल्जर ऑफ द बॉडी। दे आर ऑल्सो नोन एज द soldier of the body. Why they are known as the soldier of the body? Because they protect our body from the attacks of the pathogen. ठीक है, they protect our body from the attack of the pathogens. That's why they are disease causing microbes. They are known as the pathogens. So they are known as, that is why they are known as soldiers. Now what about their shape? जैसे कि आरबीसी है, आरबीसी बाइकॉन्केव या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से आरबीसी का शेप होता है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, मान लीजिए ये हो गया, है ना, ये हो गया आरबीसी का, या फिर बाइकॉन्केव शेप भी होता है लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज द आरबीसी शेप ऑफ द आरबीसी। But in case of WBC, their shape is irregular. They are either amoeboid shape or they are sometimes rounded in shape. So their shape may be rounded or may be amoeboid. और ये shape जो होता है, this shape and nucleus is present in them. ठीक है, ये जो एमिबॉइड शेप होता है इट हेल्प्स देम इन द प्रोसेस ऑफ डायपेटिसिस। मतलब ये क्या होता है ना, जो कैपिलरीज होती है उसके वॉल के थ्रू निकल जाते हैं, टिश्यू फ्लूइड में चले जाते हैं टू फॉर्म द लिम्फ। तो या कहीं पे इनको प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करना होता है, कहीं पे पैथोजेंस आ रहे होते हैं, उनको किल करना होता है। तो WBC जो होता है कैपिलरी से निकल करके जाएगा और किल करेगा। तो उसके लिए क्या होता है, इट हैज टू कम आउट फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। सो दिस amoeboid shape, it helps them to come out from the walls of the capillaries, and this process is known as diapedesis. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ WBCs पिगमेंट्स जो हैं एब्सेंट होते हैं। वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनमें कोई कलर प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें पिगमेंट्स जो हैं एब्सेंट होते हैं। एंड व्हाट इज द WBC काउंट? जैसे कि RBC काउंट हमने देखा, WBC काउंट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द RBC काउंट, एंड इट रेंजेस फ्रॉम 5000 टू 10,000. It ranges from 5,000 to 10,000 per millimeter cube of blood. 10,000 per
millimeter cube of blood. ठीक है. Now कभी कभी क्या होता है कि WBC का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ये बहुत ही कम केसेस में होता है, तभी होता है जबकि कि कोई इंसान somebody is suffering from the disease pneumonia or the leukemia, that is the blood cancer. So in those cases when the person is suffering from pneumonia and disease pneumonia and leukemia is the blood cancer. तो जब कोई पर्सन जो है when he or she is suffering from these diseases, then in those cases WBC count जो है it increases. ठीक है. Now these WBCs they are of two types. Mainly जो है WBCs जो हैं they are of two types. WBCs they are mainly of two types, granulocytes and agranulocytes. दो तरीके के होंगे WBCs, granulocytes and agranulocytes. ठीक है. ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या होता है, इन द न्यूक्लियस इज मल्टीलोब्ड. न्यूक्लियस जो होता है इनका, इनमें बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट होते हैं. इट इज मल्टीलोब्ड. ठीक है. अब ग्रेन्युलोसाइट्स दे आर अगेन ऑफ थ्री टाइप्स. ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं फिर ये तीन तरीके के होते हैं. दे आर न्यूट्रोफिल्स, okay, then basophils and eosinophils. ठीक है. न्यूट्रोफिल्स में जनरली 4 लोब प्रेजेंट होते हैं. सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड इन न्यूट्रोफिल्स जनरली देयर आर 4 lobes are present like this. Generally there are 4 lobes are present in neutrophils. ठीक है. They may extend to 5 lobes also. In case of basophils 2 to 3 lobes are present. In case of basophil you can see 2 to 3 lobes are present like this. ठीक है. एंड इन केस ऑफ eosinophils only 2 lobes are present. In case of eosinophils only 2 lobes are present. So this is the case in granulocytes. Now agranulocytes they are again of 2 types. agranulocytes जो होते हैं ये फिर से 2 तरीके के होते हैं. लेट्स सी व्हाट आर दोस 2 टाइप्स. मोनोसाइट्स एंड द लिम्फोसाइट्स. मोनोसाइट्स एंड अनदर वन इज लिम्फोसाइट्स. ठीक है. लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, दे सिक्रीट एंटीबॉडीज and which destroys these antibodies, they destroys the microbes. lymphocytes का बहुत एक important role है. lymphocytes क्या करते हैं, ये जब भी कोई पैथोजन अटैक करता है तो क्या होगा, फॉरेन बॉडी को रिकॉग्नाइज करेगा और रिकॉग्नाइज करने के बाद lymphocytes जो होता है they secrete antibodies and these antibodies what they do, they destroy the microbes. ठीक है. So this is about the WBC. Next is platelets. Third is platelets. Platelets भी क्या होते हैं, they are
small in size and nucleus is absent in platelets. न्यूक्लियस क्या होता है प्लेटलेट्स में? एब्सेंट होता है, ठीक है. और प्लेटलेट्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड दैट इंपॉर्टेंट रोल इज ब्लड, देयर फंक्शन इन द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है. सो प्लेटलेट्स दे आर small in size, yes, and nucleus is absent in platelets, and their number ranges from 1.5 to 4.5 million per milliliter of blood. 1.5 to 4.5 million platelets per milliliter of ब्लड, ठीक है. प्लेटलेट्स क्या होते हैं? व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द प्लेटलेट्स? इनका लाइफ स्पैन होता है 1 वीक. द लाइफ स्पैन ऑफ द प्लेटलेट इज 7 days और द 1 week, ठीक है. एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देयर फंक्शन इज इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है. क्या करते हैं ये? जब कहीं पे भी इंजरी होता है तो वहां पे प्लेटलेट्स जाकर के वो ब्लड क्लॉट करते हैं बाय लिबरेटिंग द थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन दे आर द प्रोटीन्स. हाउ दे फंक्शन, लेट्स सी. क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा. ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग के दौरान क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन को जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के प्रेजेंट में प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन प्रोटीन में, ठीक है. थ्रोम्बिन प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा. अब ये थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करता है? ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है ना, जो सॉल्युबल होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है इट इज सॉल्युबल इन नेचर. तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन को विच इज सॉल्युबल इन नेचर, इसको जो है थ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन प्रोटीन में, ठीक है. फाइब्रिन क्या होता है? ये इनसॉल्युबल होता है. अब जहां पे इंजरी हुई होती है ना, वहां पे ये फाइब्रिन पहुंचेगा, आरबीसीज के साथ मिलेगा और मिल करके क्या करेगा? इट विल फॉर्म अ नेटवर्क, फाइन नेटवर्क, ठीक है. इट विल फॉर्म अ फाइन नेटवर्क और थ्रू प्रिवेंट द ब्लड फ्लो. तो अब क्या होगा? फाइब्रिन जो है इट इज इनसॉल्युबल, तो इट विल कंबाइन विद द आरबीसीज है एंड इट विल फॉर्म द ब्लड क्लॉट, ठीक है. सो दिस हाउ द क्लॉटिंग टेक्स प्लेस. नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ब्लड? फंक्शन क्या होता है? तो ब्लड का फंक्शन जो होता है, लेट्स सी द फंक्शन ऑफ ब्लड. तो पहला तो होता है दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ nutrients, respiratory gases, है ना. रेस्पिरेटरी गैसेज यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है. उसके अलावा it helps in the transportation of hormones. तो ब्लड का एक मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस सब्सटेंसेस. दे ऑल्सो they also controls the heat. They also maintains the heat throughout the body. So they help in the regulation of the body temperature.
दूसरा फंक्शन ऑफ ब्लड इज अनदर फंक्शन ऑफ ब्लड इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, right? And they also protect us from the diseases, disease causing microbes, जैसे कि WBC होता है ना, it is the part of the blood, so they helps in the protection from diseases. So these are few functions of the blood.